ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि अपनी एकदम नॉर्मल सी लाइफ जी रही होती है। एंड असल में वो बिल्डिंग्स के विंडोज क्लीन करती है। और उसी समय यहाँ पर उसे उसका मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है बिकॉज कुछ दिनों से उसे लोअर स्टमक में ठीक नहीं लग रहा था। एंड उसे फिर पता चलता है कि तो उसे ओवरी इन्फेक्शन है। ये जानकर वो सैड तो होती है, लेकिन उसे पता होता है कि उदास होने का उसके पास फिलहाल समय नहीं है। उसका मेन टारगेट उसका काम है जिसमें वो ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकती। एंड यही सोचकर वो काम पर लग जाती है। सभी हार्डनेस को वो पहनती है एंड सेफ्टी गार्ड्स को भी, जिसके बाद वो विंडोज को क्लीन करना शुरू करती है। लेकिन वो तो यहाँ पर रस्सियों को चेक करना भूल ही गई थी, जिनमें से दो रस्सी लटकी हुई थी और एक रस्सी अपने आप ही यहाँ पर लूज हो जाती है, जिस वजह से वो बड़ी स्पीड से नीचे की ओर गिरती है। लेकिन एक रस्सी की मदद से वो बच जाती है। एंड जिस विंडो के सामने आकर यहाँ पर वो रुकती है, उस विंडो से यहाँ पर वो अपने हस्बैंड फू को देख पा रही थी, जो कि यहाँ पर किसी और वुमन के साथ ही रोमांस कर रहा होता है। बहुत क्लोज था। तब तक वहाँ पर उनकी बेटी एमी आ जाती है, जो कि यहाँ पर फू को तो डैड बुला ही रही थी, लेकिन यहाँ पर वो मिया को तक मॉम बुला रही थी। और ये चीज़ यहाँ पर सूजी के लिए शॉकिंग थी, बिकॉज सूजी की बेटी असल में एमी है। इतने में यहाँ पर एक नर्स आ जाती है, जो कि फू से कहने लग जाती है उसकी वाइफ के ट्रीटमेंट के बारे में। वो कहने लग जाता है कि मैं 5 साल से यहाँ पर सूजी से झूठ बोलता आया हूँ अपने पूरी आइडेंटिटी को लेकर। मैं उसके सामने अब तक पुअर बनता आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर उसे टेस्ट करूँ। लगता है अब यहाँ पर वो टेस्ट पास कर चुकी है एंड हमें यहाँ पर चीज़ों को वैसा का वैसा कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मियाँ उसे मना कर देती है। वो बोलती कि अरे फू, तुम्हें पता है ना तुम कितनी बड़ी कंपनी से बिलोंग करते हो। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर जब उसे सब कुछ पता चलेगा तो वो तुम्हारे धन दौलत के पीछे पड़ जाएगी। और 5 साल में क्या ही होता है, लोगों के रियल शक्ल थोड़ी ना दिखाई देते। और ऐसे भी एमी को देखो, उसने तो मुझे मॉम बुलाना भी शुरू कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसे अपनी मॉम नहीं बल्कि मैं बहुत पसंद हूँ और मुझे एमी बहुत पसंद है। एमी भी यहाँ पर खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट करी होती है। एंड विंडो से यहाँ पर सब कुछ देखकर सजी कंप्लीटली टूट रही होती है। एमी यहाँ पर कह रही होती कि मुझे मम्मा बिल्कुल नहीं पसंद। वो जब भी घर पर आती है वो बहुत डर्टी लगती है। वो आती यहाँ पर काम में लग जाती है, न जाने पूरा दिन यहाँ पर वो हाइजीनिक वे में रहती भी है या फिर नहीं। और मियाँ आंटी को देखो, वो तो कितनी प्रिटी नजर आती है। वो बहुत ब्यूटीफुल है डैड, मैं सचमुच इन्हें अपनी मॉम बनाना चाहती हूँ। वो कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम 6 मंथ के लिए ये सब कुछ कर सकती हो। मैं यहाँ पर उसे 6 मंथ के लिए और टेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा। एंड सूजी को यहाँ पर रियलाइज होता है कि 5 साल से भी ज्यादा हो चुका है जब उससे इस एमी को बर्थ दिया था। उसके पहले से लेके अब तक यहाँ पर वो हर छोटे से छोटे पार्ट टाइम जॉब करते हुए आ रही है ताकि वो अपनी छोटी सी फैमिली को सपोर्ट कर सके एंड कभी भी पीछे ना हटे। डिजीज होने के बावजूद भी यहाँ पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज उसके लिए उसका मेन एजेंडा उसकी फैमिली थी, जिस फैमिली ने तो यहाँ पर अपनी अलग ही फैमिली बनाकर रखी थी और एक अलग ही झूठ बोल रखा था इतने सालों तक। तो वो जान लेती है कि यहाँ पर वो अपने आप को अब और डिस्ट्रॉय होने देने नहीं वाली है, जहाँ पर वो उन मेडिकल रिपोर्ट्स को वहीं पर फाड़ कर फेंक देती है। एंड इसके बाद में उसका काम जब खत्म हो जाता है तो फिर उन सभी को डेली वेजेस मिल रहे होते, यानी कि उनके डेली पैसे। एंड ये यहाँ पर स्टाफ जानबूझकर सूजी को कम पैसे देता है फीमेल वर्कर समझकर। उसे लग रहा होता है कि सूजी एज इट इज हमेशा की तरह चुप रहेगी, भीख मांगेगी या फिर रोना शुरू कर देगी। लेकिन ये सूजी यहाँ पर तो उसे बहुत अच्छे से सबक सिखाती है, उसे पिट कर, जहाँ पर तो स्टाफ का उठना ही बंद हो जाता है। वो तो खुद से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को, जो कि हमारा मेन लीड होता है। ऑफिस में तो यहाँ पर वो कम्प्लीटली परेशान हो चुका था बिकॉज यहाँ पर सभी के सभी स्टाफ आपस में झगड़े जा रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे एक कॉल आ जाता है, जिस कॉल की वजह से वो सभी को शांत कराता है। एंड ये कॉल असल में यहाँ पर सूजी का होता है। एंड सुहो की एक्साइटमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस कॉल का इंतजार सदियों से कर रहा होता है। सुहो यहाँ पर सूजी से कहने लग जाता है कि आखिर अचानक से मेरी क्लासमेट ने ग्रेजुएशन के बाद मुझे याद कैसे कर लिया। तब सूजी यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि वो डिवोर्स लेना चाहती है। और ये सुनकर तो सूजी से ज्यादा यहाँ पर सुहो खुश हो जाता है। सभी स्टाफ भी हैरान हो रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी कन्वर्सेशन है जो कि सुहो कर रहा है और इतना खुश हो रहा है। सुहो सूजी से यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं 10 मिलियन से कम की डील बिल्कुल नहीं करता। सूजी कहती कि सही कहा, व्हाट इफ मैं तुमसे ये कहूँ तो आधा फू ग्रुप का ये डील है
तो तुम क्या करोगे? एंड यहाँ पर सुहा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है इस डील को क्रैक करने के लिए। सूजी यहाँ पर घर के बाहर खड़ी होती है, जहाँ पर वह सैंडल को देखकर समझ जाती है कि शायद से वो वही वुमन रहेगी, यानी कि मिया। तो वह दरवाजे को हल्का सा ओपन करती है, जिसके अंदर वो साफ साफ देख पा रही थी कि किस तरीके से ये प्यारी की न्यूसी फैमिली यहाँ पर एमी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते। एमी ने तो यहाँ पर मिया को सिर्फ मॉम बोलना शुरू ही नहीं किया था, उसने उसे मानना भी शुरू कर लिया था। एंड फू को तो इस बात का जरा सा भी गिल्ट नहीं फील हो रहा होता है। इनफैक्ट यहाँ पर एमी अपनी खुद की मॉम की बुराई तक करने लग जाती है कि मिया मम्मा, काश आप यहाँ पर हमेशा हमारे साथ रह सकते। तो मिया कहने लग जाते कि एमी, अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो तुम्हारी असली मॉम कहाँ पर रहेगी? तब एमी यहाँ पर कहने लग जाती है कि उनका क्या है, उनके पास खुद का घर तो होना चाहिए ना, वो अपने घर चली जाए। ये मेरे डैडी का घर है, यहाँ पर जो चाहे मेरी मर्जी से होगा। एंड मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहे, तो आप उस चीज़ की चिंता बिल्कुल मत करें। एंड इस बार पर तो यहाँ पर वो उसे रोकता तक नहीं है, उसे समझाता तक नहीं है कि एज अ बच्ची वो यहाँ पर गलत काम कर रही है, अपनी मम्मा को डिग्रेड कर कर। वो सिर्फ शांति से सब कुछ देख रहा था। वही दूसरे और बेचारी सूजी सब कुछ देखकर कुछ ज़्यादा ही सैड हो रही होती है। तब तक यहाँ पर उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, जहाँ पर ये कॉल एमी के ऑटिज्म ट्रीटमेंट का था। स्टाफ यहाँ पर उसे याद दिला रही होती है कि आपको याद तो होगा ना कि फीस भरने का टाइम आ चुका है, आपको 1 लाख यौन भरना होगा, वरना यहाँ पर इससे आपकी बेटी के ऑटिज्म ट्रीटमेंट में रुकावट आ सकती है। सूजी यहाँ पर पैसे पे करने से मना कर देती है और ट्रीटमेंट को वहीं रोक देती है, बिकॉज आखिर यहाँ पर वो अपनी बच्ची के लिए इतना एफर्ट्स क्यों लगाए जब उसकी बच्ची उसे यहाँ पर अपनी मॉम कंसिडर करती ही नहीं है। इतने में यहाँ पर वो सभी सूजी को देख लेते हैं। एंड यहाँ पर वो उसे बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन पूछता है कि सूजी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मनी मन सूजी यहाँ पर सोचती कि ये घर हमारा है, तो मैं यहाँ पर क्या सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए आती हूँ? लेकिन वो उसे बात कहती नहीं है। मियाँ कहते कि अरे वाह, तुम सूजी हो, अच्छा तो फिर यहाँ पर फू ने तुमसे शादी की थी जब मैं अब्रॉड में थी। माइंड मत करना, लेकिन मैं और फू बचपन से एक साथ रहे हैं, हम लोग एज अ चाइल्डहुड स्वीट हार्ट रह चुके हैं। और फू ने शायद से यहाँ पर मेरे बारे में तुम्हें बताया ही होगा। एमी यहाँ पर कहने लग जाती कि चाचा, आपने कहा था कि मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में आप, मैं और हम तीनों रहेंगे बस, आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गई? वो कहता है कि एमी, ऐसी बातें नहीं करते। सूजी यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लग जाती है कि ये क्या, ये तो तुम्हारी दोस्त को यहाँ पर मॉम कहकर बुला रही है। तब वो उसे बोलता है कि देखो, इतने दिन से तुम काम में इतनी बिजी थी, बस इस वजह से एमी यहाँ पर मियाँ से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो चुकी है। एमी बोलती कि मैं तुम्हें अपनी मम्मा नहीं मानती, एंड यहाँ पर मियाँ उसे शांत करवाती है। ये कहते हैं कि देखो एमी, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए खुद से इस दिन को स्पॉइल मत करो। अब देर हो चुकी है, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। एमी कहती कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी वैसे कर्ल करके सोऊं जैसे आपने कल रात डैडी को कर्ल करके सोए थे। ये सुनते ही यहाँ पर सूजी को एक और बड़ा झटका मिलता है। एंड यहाँ पर सूजी उसे दूर कर कर एमी से कहने लग जाती कि बोलो, तुमने जो कुछ भी कहा एक बार फिर से रिपीट करो। एमी डर के मारे यहाँ पर रोने लग जाती है, जहाँ पर फू और मियाँ उसे दूर करने लग जाते। फू यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करो, वो बस यहाँ पर मियाँ को उस दिन नाइटमेयर्स आ रहे थे, इसलिए मैं उसका साथ दे रहा था। ऐसा अजीब सा एक्सप्लेनेशन देकर वो यहाँ पर एमी को लेकर अंदर की ओर चला जाता है। एंड जब सूजी वहाँ पर जाने वाली थी, तब मियाँ उसे रोक देती है एंड कहते कि तुम कहाँ चली? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सचमुच नाइटमेयर्स आ रहे थे? तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर एक फैमिली के बीच में आ रही हो सूजी? तुम्हें अब तक तो रियलाइज हो जाना चाहिए कि जब तुमने यहाँ पर इस घर में एंटर किया, तो एक बार भी यहाँ पर एमी ने तुम्हें अपनी मम्मा कंसिडर नहीं किया। और बस अगर मैं उसके साथ 2-3 दिन और रह गई, तो वो मेरे साथ तो मेरे घर जाने के लिए भी रेडी हो जाएगी। एंड यहाँ पर ऐसा करते करते वो अपने बालों को पीछे करती है, जहाँ पर हिक्की के निशान उसके नेक पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे यहाँ पर सूजी समझ जाती है कि ज़रूर उसके और फू के बीच बातें कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई होगी। एंड यहाँ पर मियाँ सूजी से कहने लग जाती है कि अब तो तुम्हें समझ जाना चाहिए सूजी कि तुम्हारी ये शादीशुदा ज़िंदगी एकदम ख़राब हो चुकी है। ना तुम अपने पति को संभाल पाई और ना ही तुम यहाँ पर अपनी बच्ची को संभाल पाई। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसके ऊपर फाइन गिरा देती है। वही दोस्तों यहाँ पर सूजी हंसने लगती है एंड कहते हैं कि नहीं, तुम ये तो सही सोच रही हो कि यहाँ पर मेरी फैमिली लाइफ कितनी ज़्यादा मेस्ड अप है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर डिवोर्स नहीं हूँ, तब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बिकॉज इन दी एंड यहाँ पर उनकी प्रायोरिटी मैं ही होने वाली हूँ। अगर बिलीव नहीं होता
तो टेस्ट करके भी देख सकती हो। और ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती है, साथ साथ ग्लास में नीचे गिरा देती है। जिस आवाज़ को सुन के ही यहाँ पर एमी और फू भाग कर आ जाते हैं और सूजी पर चिल्लाने लग जाते हैं। मिया कहते कि जाने दो, मैं तो सूजी को बस इतना बता रही थी कि उसे एमी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि एमी उसे अपनी मॉम तो कंसिडर कर सके। अब मैंने इसमें क्या गलत कहा फू? फू कहने लग जाते कि तुम्हें ऐसे लोगों को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लोग यहाँ पर कभी भी अप्रिशिएट करते ही नहीं है लोगों के एफर्ट्स। सूजी बोलते कि बस बहुत हो गया, अगर यही फैमिली क्रिएट करनी है तो मेरे घर के बाहर जाकर ये सब कुछ क्रिएट करो। फू को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरे घर के तुम्हारा घर है। सूजी कहती कि तो मेरे पैसे से खरीदा गया घर तुम्हें यहाँ पर मेरा नहीं तो क्या तुम्हें मियाँ का लगता है? अभी के अभी दफ़ा हो जाओ वरना ठीक नहीं होगा। ऐसा कहकर यहाँ पर तो वो अल्कोहल की बॉटल तक तोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मियाँ होती है, जहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वो लोग उसे ट्रीट करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर ये सब कुछ देखकर सूजी को याद आने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जब सूजी को चोट लगा करती थी उसकी वर्क की वजह से, तो यहाँ पर एमी को कितनी घिन आती थी सूजी के पास आने से भी। इनफैक्ट यहाँ पर वो भी उसे इग्नोर कर देता था एक डर्टी वुमन समझकर। लेकिन अब जब यहाँ पर मियाँ को चोट लगी तो दोनों मियाँ को लेकर कितनी ज़्यादा केयरफुल हो रहे हैं एंड उसे कितनी ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। तब तक यहाँ पर सूजी को टेक्स्ट आ जाता है सुहो का, जो कि उसे बता रहा होता है कि तुम्हारा पति एक नंबर का झूठा है। 5 से ज़्यादा साल हो गए उसने अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया है एंड इस बिजनेस को आगे बढ़ाते समय एक बार भी उसे कंपनी बैंकरप्ट हुई ही नहीं है। उससे तुमसे झूठ का है। वो तो यहाँ पर बिलियंस ऑफ कंपनी का सबसे बड़ा मालिक है। गरीब तो वो किसी एंगल से नज़र ही नहीं आता। एंड ये सब कुछ जानकर यहाँ पर सूजी को पता चल जाता है कि अगर फ़ोन उससे कभी सच बोला है तो सिर्फ उसके नाम को लेकर सच बोला है। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर जो भी फ़ोन है सूजी के सामने रिप्रेजेंट की है या फिर ला रखी है वो सब की सब झूठी है। मियाँ कहते कि शायद से मुझे घर वापस जाना चाहिए। वो से कहता है कि इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। एमी कहते कि डाडा मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं बैट वुमन के साथ रहना नहीं चाहती। और मियाँ ड्रामा तो ऐसा करती कि जैसे वो चल भी नहीं पा रही हो, जहाँ पर वो उसे उठाकर ले जाने लग जाता है और एमी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। सूजी का यहाँ पर पेट दर्द बढ़ जाता है जहाँ पर वो एम्बुलेंस से कॉल करने वाली थी। लेकिन तब तक यहाँ पर सामने से उसे फू का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो फू को समझाती भी है कि उसका पेट दर्द कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन फू को फ़र्क पड़ता ही नहीं है। वो उसे कहता है कि जो करना है करो। ऐसा बोलकर फ़ोन को साइड में रख देता है जहाँ पर कॉल चालू ही था। एंड उस समय यहाँ पर मियाँ इस कॉल को देख लेती है एंड जानबूझकर यहाँ पर फिर वो फू को अप्रोच करना शुरू कर देती है एकदम सेड्यूसिव वे में। और ये सभी बातें यहाँ पर सूजी सुन पा रही थी, जिससे उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये वही फू है जिसने यहाँ पर उसे कितने अच्छे काइंड हार्टेड तरीके से उसे प्रपोज किया था शादी के लिए। एंड यहाँ पर उसे दिल से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसे लेकर लॉयल रहेगा, कभी उसे बिट्रे नहीं करेगा एंड ज़िंदगी भर उसका साथ देगा, जिसमें से कोई भी चीज़ यहाँ पर फिलहाल सच नहीं निकलती है। एंड यहाँ पर तभी सूजी कॉल कट कर पुलिस में कंप्लेन कर देती है इसी चीज़ के रिगार्डिंग फू के लिए। तब तक वहाँ पर उसका पेट दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं फू को, जो कि यहाँ पर मियाँ को अपने आप से दूर रहने के लिए कह रहा है। मियाँ कहती कि ये क्या, तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, बट तुमने तो कहा था कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ बिल्कुल नहीं पसंद। एंड यहाँ पर अभी भी मौका है, मैं अब्रॉड से वापस आ चुकी हूँ, हम यहाँ पर एक हो सकते हैं। वो कहता है कि देखो तुम चाहे मुझसे कितना भी क्लोज क्यों ना हो जाओ, यहाँ पर मिसेस फू का टाइटल मैं यहाँ पर सूजी को देकर जाऊँगा एंड मैं सूजी पर चीट नहीं करने वाला। मैं 5 साल से उसके साथ में हूँ, जहाँ पर बस कुछ महीनों बाद उसे मेरी सच्चाई मैं खुद से बता देने वाला हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर की ओर जाने लग जाता है, जहाँ पर मियाँ को बहुत गुस्सा आता है एंड जहाँ पर बाहर वो उसे समझाने के लिए जाती है, पर तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है उसे गिरफ्तार करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर जब सूजी उठती है तब वहाँ पर नर्स उसे बता रही थी कि तुम्हें यहाँ पर अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलना चाहिए, अगर उसने समय से तुम्हें नहीं लाया होता तो तुम्हारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती थी। एंड रही बात यहाँ पर तुम्हारे उस डिजीज़ की, तो फिर तुम्हें अपना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज वो सब कुछ तुम्हारे इमोशन से कनेक्टेड है। इमोशनल पेन हमेशा यहाँ पर फिजिकल पेन देकर चला जाता है। इतने वहाँ पर गुस्से में वो आ जाता है, जो कि आते यहाँ पर सूजी का हाथ गुस्से में मरोड़ रहा होता है एंड उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने उस रात पुलिस को क्यों बुलाया था। नर्स यहाँ पर उस पर चिल्लाती है एंड कहती कि तुम कौन हो, अभी कभी उसका हाथ छोड़ो, दिखाई नहीं दे रहा कि उसका आईवी ड्रॉप चल रहा है। ये देखकर यहाँ पर वो क्वेश्चन करने लग जाता है। नर्स बोलते कि कल रात को यहाँ पर मैडम ठीक नहीं थी, एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से उन्हें यहाँ पर लाया गया था, और अगर तुम उनके फैमिली मेम्बर हो तो इतना तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। और हाँ,
अगर यहाँ पर रुक रहे हो तो मेक श्योर करना उन्हें अपसेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो उनकी हेल्थ को और भी ज़्यादा हार्म कर सकता है। खुश रख पाओगे तो ही रुकना। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो इन सभी चीज़ों को पीरियड्स का नाम दे देता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कि ज़रूर यहाँ पर तुम्हारी साइकिल शुरू हो गई होगी। इस वजह से यहाँ पर कल रात को तुम्हारी इतनी मूड स्विंग्स हो रही थी। वो उसे कहने लग जाता कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सूप मंगा देता हूँ, तुम्हें बेटर फील होगा। एंड सूजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उसका फ़ोन ही फेंक देती है एंड कहती कि तुम क्या पागल हो गए हो। वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी साइकिल चल रही है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या अब इसमें भी मैं गलत हूँ। सूजी कहती कि हाँ, तुम्हें तो याद होगा ही नहीं, जब मैंने एमी को बर्थ दिया था तब मेरी एक्सेस ब्लीडिंग हुई थी, जिस वजह से मेरे यूटेरस को बाहर निकाला गया था। तो तुम्हें क्यों लगता है कि उसे बाहर निकालने के बाद मेरे साइकिल अभी भी चल रहे होंगे। एंड यहाँ पर तब फू को सभी बात याद आने लग जाती है। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उस समय ठीक नहीं थी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इन पैसों से यहाँ पर तुम्हारी ट्रीटमेंट ज़रूर करवाता। एंड सूजी को पता होता है कि एक नंबर का झूठ है। उस समय उसके पास पैसे तो थे, लेकिन वो दिखावा कर रहा था पुअर बनने का, उसे टेस्ट कर रहा था, तो वो ट्रीटमेंट पैसे होने पर कहाँ से करवाता। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर और सहन कर नहीं लेने वाली। ऐसा कहकर वो उसे डिवोर्स पेपर्स दे रही होती है, लेकिन इसके पहले कि वो डिवोर्स पेपर्स देख सके, वो यहाँ पर मियाँ का टेक्स्ट देख लेता है एंड तुरंत ही उसे कॉल लगाने लग जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मियाँ कल रात को जो कुछ भी हुआ उस वजह से यहाँ पर अपनी आपकी लाइफ को सेक्रीफाइस करी है। ये जानते हुए वो दौड़ने लग जाता है। सूजी उसे रोकती है एंड कहती है कि तुम अभी भी इस हालत में मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। वो कहता है कि देखो बचपना बंद करो, और आखिर तुम्हें हुआ ही क्या है, तुम बस थोड़ी सी वीक पड़ गई हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें पता भी है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से यहाँ पर मियाँ अपनी आपकी जान देने चली गई है, उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और तुम्हारी बात रही तो तुम तो खुद का भी ख्याल रख सकती हो सूजी। सूजी उसे कहते कि मुझे कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मुझे यहाँ पर फैमिली मेम्बर के सिग्नेचर की ज़रूरत है। और ये बात सुनकर गाय गाय में यहाँ पर वो उन पेपर्स पर साइन कर देता है, बिना पढ़े कि आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है। एंड असल में यहाँ पर वो डिवोर्स पेपर्स होते हैं। एंड यहाँ पर जब वो जा रहा था तब उसकी टकरार यहाँ पर जुहो से हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जुहो जैसे इस रूम में आता है वो सूजी पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि कल रात तुम्हारी कंडीशन कितनी ज़्यादा वर्स हो गई थी, तुम बस एक बार मुझे कॉल लगा लेती, बस एक बार, मैं दौड़े हुए तुम्हारे पास चला आता। वो तो तुमने कॉल पिक नहीं किया और मुझे लगा कि शायद से कुछ गड़बड़ हो सकती है। एंड मैंने अपनी फीलिंग्स पर भरोसा कर तुम्हारे घर आया, तब जाकर मुझे यहाँ पर तुम्हारी हालत देखी। तुम्हें पता भी है कि मैं कल रात कितना डर चुका था। तब यहाँ पर सूजी को पता चलता है कि सुहो वो पर्सन था, वो फ्रेंड था जो कि यहाँ पर उसे हॉस्पिटल लेकर आया है, और इस चीज़ के लिए यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सुहो को गुस्सा आ रहा था सूजी के ऊपर कि अगर उसे फू के बारे में सब कुछ पता था तो उससे पहले यहाँ पर कोई स्टेप्स क्यों नहीं लिए। एंड तब सूजी जाकर उसे बता रही होती है कि उसे भी एक दिन पहले ये सब कुछ पता चला है, और इस सारा का सारा बसर एक दिन पहले ही हुआ है। एंड यहाँ पर वो उसे क्लियरली कह देती है कि वो फू से सिर्फ डिवोर्स नहीं लेना चाहती, वो यहाँ पर एक एक कर अपना सब कुछ यहाँ पर फू से छीनना चाहती है। जिसे सुनकर यहाँ पर सुहो रेडी था उसका साथ देने के लिए, लेकिन उसके पहले वो उसे समझा रहा होता है कि तुम्हारी सर्जरी होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। एंड रही बात एमी की कस्टडी की, तो क्या तुम वो चाहती हो। एंड इस बात पर यहाँ पर सूजी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। सूजी को यहाँ पर उसके प्ले ग्रुप से कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो लोग एक पेरेंट्स का फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो कि पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी डे होता है। एंड सूजी वहाँ जाने के लिए रेडी थी, क्योंकि उसके अंदर मन ही मन कहीं ना कहीं होप्स थे कि शायद से एमी फ़िलहाल बच्ची है, उनके बीच की चीज़ें अभी भी यहाँ पर ठीक हो सकती है। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग एमी से पूछ रहे होते कि क्या हुआ, तुम्हारी मम्मा तो इस बार भी यहाँ पर नहीं आई। एंड सभी लोग उसकी मम्मा के बारे में ही पूछे जा रहे थे। एमी कहते कि देखो मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो यहाँ पर ज़रूर आएंगी, तो देखना वो जैसी आएंगी तुम सबकी बोलती बंद हो जाएगी। सूजी सोचती कि फाइनली यहाँ पर वो एमी का दिल जीत सकती है। एंड जहाँ पर वो उसे पुकारती है, उसे अपने पास बुलाती है, तो सभी यहाँ पर ये कहने लग जाते कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मम्मा रेड कलर के स्पोर्ट्स कार में आएगी, लेकिन कार तो कहीं पर नजर नहीं आ रही। जिसके बाद यहाँ पर एमी सूजी के पास जाती तो है, लेकिन उससे हक करने नहीं बल्कि यहाँ पर से धक्का मारने के लिए। एमी बोलती कि तुम क्यों यहाँ पर आई, दादा ने तो कहा था कि मियाँ मम्मा यहाँ पर आने वाली है। सूजी कहती कि क्यों, तुम्हें अपनी मॉम से यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस होती है। एमी कहती कि ऐसी बात नहीं है। और वह दूसरा यहाँ पर वो जैसे ही मियाँ को आते हुए देखती है, वो तुरंत ही उसके पास चली जाती है उसे मम्मा बुलाते हुए। और ये चीज़ देखकर तो बच्चे हैरान थे कि एमी के दो मम्मा है।
एमी सब्र से कहती कि नहीं, ये रही मेरी मम्मा। वो मेरी तो मेरी मम्मा नहीं है, वो तो बस घर में काम करने वाली एक नौकरानी है। ये सुनते ही यहाँ पर वो एमी को क्लियर करना चाहता था, लेकिन मिया यहाँ पर उसे रोक देती है एंड कहती अगर सभी के सामने यहाँ पर तुमने एमी को करेक्ट किया तो सभी बच्चों को लगने लग जाएगा कि वो एक नंबर की झूठी है। और इसके बाद से तो यहाँ पे एमी को स्कूल में रहना है, उसे एवरीडे यहाँ पर सभी लोगों का बुली सहना पड़ेगा। एंड ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर सूजी एमी की होम रूम टीचर को कॉल लगाती है एंड क्लियरली कह देती है कि नेक्स्ट टाइम से अगर स्कूल के रिगार्डिंग जो कुछ भी आपको मुझे बताना हो, आप प्लीज़ मुझे मत बताना, बिकॉज मैं उसकी मॉम नहीं हूँ। और ये कॉल यहाँ पर सीधा उसके फादर या उसकी न्यू मम्मा को जाना चाहिए। ऐसे कहकर वहाँ से वो जाने वाली थी, जहाँ पर वो उसे रोकता है एंड समझाता है कि देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर सूजी उससे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही थी। मियाँ बीच में आकर सूजी से कहती कि प्लीज़ आज का दिन जाने दो, एमी का मन रख लो। एमी तुम्हारी तो बेटी है, तुम उसके लिए सब कुछ नहीं करोगी तो और कौन करेगा। एंड सूजी जब यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करती है तो मिया तो उसे धक्का मार देती है और ऐसा करती है कि जैसे सूजी उसे धक्का मार रही हो। एमी यहाँ पर मिया के सामने खड़ी हो जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड सूजी समझ जाती है कि बस यहाँ पर एमी को सूजी एज अ मम्मा नहीं चाहिए, तो वो एमी से कह देती है कि मैं जान चुकी हूँ कि तुम मुझे एज अ मॉम एक्सेप्ट नहीं करने वाली एंड तुम्हें मिया चाहिए ना अपनी मम्मा की तरह, तो ठीक है, अब से तुम्हारी मॉम मिया है। ऐसा कहकर वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं सुहो को। सुहो तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। अनफू जब उसे देखता है वो उसे पहचान जाता है, जिस वजह से यहाँ पर उनके बीच फाइट होने वाली थी। सुहो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ जुबान लड़ाने के लिए टाइम नहीं है। एंड यहाँ पर वो सूजी को जाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में यहाँ पर मिया सूजी के ऊपर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। वो कहता है कि तभी मैं सोचूं कि आखिर तुम वहाँ पर उस दिन हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी सूजी। एंड यहाँ पर सू उस पर चिल्लाने लग जाता है कि फू और मियाँ हर कोई तुम दोनों की तरह नहीं होता। एंड यहाँ पर मैं उसे कहने लग जाती कि सूजी तुमने तो बहुत बुरा किया, तुम तो यहाँ पर फू से लव करती थी, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, तुमने धीरे धीरे कर कर यहाँ पर फू को भी अपने आप से दूर कर दिया। आखिर तुम इतनी पत्थरदिल कैसे हो सकती हो। फू का गुस्सा यहाँ पर बढ़ जाता है, वो सूजी से क्वेश्चन करने लग जाता है एंड गुस्से में यहाँ पर तो वो उसका गला भी दबा देता है। सूजी यहाँ पर सू को इशारे करती है बिकॉज वो उसे बचाने के लिए आ रहा था एंड सूजी नहीं चाहती थी कि सू इन सभी चीज़ों के बीच में पड़े। वो यहाँ पर उसे ऐसा धक्का देता है कि सूजी का पेट सीधा टेबल के कॉर्नर से टकराता है, जिस वजह से उसे हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एंड वो यहाँ पर फाइनली सभी के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर कर कह देता है कि कोई भी यहाँ पर इस औरत की मदद नहीं करेगा, और अगर किसी ने भी किया तो फिर मेरी फू कंपनी यानी कि फू शैन कंपनी यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ेगी। जिसे सुनने पर यहाँ पर सभी लोगों को रियलाइज़ होता है कि तो वही सबसे बड़ी वाली कंपनी है, इसलिए सभी लोग अपने आप पीछे हट जाते हैं। एंड सूजी को रियलाइज़ होता है कि अब जाकर यहाँ पर फू ने अपनी असली आइडेंटिटी बता दी है। एंड यहाँ पर होता है सुहो जो कि फू को पंच मारकर सूजी के पास चला जाता है, ये कहते हुए कि वो वुमन जिसने तुम्हारा लाइफ टाइम साथ दिया, जिसने हर मोड़ पर तुम्हें अपना साथी माना, आज तुम्हें यहाँ पर उसे बिट्रे कर रहे हो, बट अभी से नहीं बहुत साल पहले से अपने आप के बारे में झूठ बताते हुए और उसे एक झूठा समझते हुए। वही दूसरे यहाँ पर जैसे सुहो उस रिपोर्ट को देखता है, तब उसे समझ आता है कि सूजी को तो यहाँ पर ओवेरियन कैंसर हो चुका है, जो कि यहाँ पर वो उस ट्रीटमेंट की ना मिलने की वजह से हुआ था। एंड ये सुनकर तो यहाँ पर मिया खुश हो जाती है कि इसका मतलब ये है कि सूजी बहुत जल्दी भगवान के पास जाने वाली है, जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ जो कि उसका है मेरा होकर रह जाएगा एंड मैं मिसेस वो बन सकती हूँ। लेकिन अभी भी फू का दिमाग वैसे का वैसा ही होता है। वो यहाँ पर सूजी से कह रहा था कि सच कहो कि तुम यहाँ पर एक फॉल्स रिपोर्ट लेकर आई हो अपने आप को यहाँ पर सिंपैथाइज करने के लिए। एंड वो यहाँ पर गुस्से में था, जहाँ पर सुहो उसे पंच मारकर दूर करता है एंड कहता है कि सूजी से दूर जाओ। अभी भी तुम्हें यहाँ पर रियलाइज़ नहीं हो रहा कि उसकी हेल्थ इश्यूज सचमुच बढ़ते जा रहे हैं। वो बेचारी पूरा दिन यहाँ पर काम करती है, पूरा दिन यहाँ पर पैसे जमा करने की कोशिश करती है, और इस वजह से उसने अपने डिजीज़ को, अपने इन्फेक्शन को यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन तुम हो जो कि अभी भी इन सभी चीज़ों को झूठ कहला रहे हो। वो कहता है कि नहीं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैंने लास्ट टाइम उसका फुल बॉडी चेकअप करवाया था। पर फिर उसे यहाँ पर उस दिन के बारे में याद आने लग जाता है
जहाँ पर उसने स्पेशल नर्स रखी हुई थी। जो नर्स यहाँ पर सूजी का फुल बॉडी चेकअप करवाने जा तो रही थी, लेकिन तब मिया ने आकर उसे रोक दिया था। एंड सूहू से कहा था कि तुम्हें नहीं लगता फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो सूजी को डाउट हो सकता है। सूहू कहते कि हाँ, लेकिन वो तो इम्पोर्टेंट है ना। शायद से वो ठीक नहीं नज़र आ रही थी, और ऐसा यहाँ पर नर्स भी बोलती है। लेकिन मियाँ कहते कि देखो, वो दिन रात काम करती रहेगी तो पतली तो ज़रूर होगी, उसे बस ढंग से खाना खाने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं। एंड वो इस चीज़ के लिए यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है। वहीं दूसरे यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है, जहाँ पर डॉक्टर पूछने लग जाते कि इनके परिवार वाले कौन है। एंड तब यहाँ पर फू आके आता है एंड बताता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। डॉक्टर फू से क्वेश्चन करते कि कहीं आपकी वाइफ को किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है। एंड फू को इस बारे में कुछ पता होता ही नहीं है। डॉक्टर यहाँ पर फू पर गुस्सा करते कि तुम क्या 2 दिन पहले उसके हस्बैंड बने हो। एंड ऐसा कहकर वो लोग तुरंत यहाँ पर सूजी को लेकर इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़ने लग जाते, जहाँ पर किसी फैमिली मेंबर को साथ में चलने के लिए कहते, जहाँ पर फू जाना चाहता था, लेकिन सूहो मना कर देता है। फू कहता है कि देखो, मैं उसका लीगल हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे दूरी बनाकर रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो उसे कहने लग जाता है कि कौन सा लीगल, डिवोर्स वाला लीगल। रही बात तुम्हारी, तो ना ही तुम यहाँ पर उसके हस्बैंड बनना डिजर्व करते हो, और ना ही तुम यहाँ पर एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। वही दूसरा यहाँ पर सभी के सामने ये बात प्रूफ हो जाती है कि एमी की रियल मम्मा मिया नहीं है, बल्कि यहाँ पर सूजी है। एंड सूजी को कैंसर हुआ है, जो इस बारे में उसके खुद के पति को नहीं पता। शायद इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर सूजी ने एक डाइवोर्स लॉयर को हायर किया। अब ये सुनते यहाँ पर फू को हैरानी होती है। वो उनसे पूछने लग जाता है कि क्या कहा तुम लोगों ने। वो सभी आंटियाँ कहने लग जाते कि माफ़ करना, हमें ये सभी बातें नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि नहीं, अभी क्या अभी बोलो कि तुम लोगों ने क्या कहा। वो लोग कहने लग जाते कि देखिए, मिस्टर सुहो को कौन नहीं जानता, वो एकदम हाई प्रोफाइल डिवोर्स लॉयर है, जो कि यहाँ पर बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एंड डिवोर्स के एग्रीमेंट्स को इशू करते हैं। एंड ये जाने पर यहाँ पर फू को सब कुछ समझ आ रहा होता है। मियाँ वापस से उसके पास आती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे धक्का मारकर अपने आप से दूर कर देता है। मियाँ कहते कि देखो, तुम मुझे गलत मत समझो। एंड ये सब कुछ यहाँ पर मियाँ सहन कर कर रह रही होती है, बिकॉज उसे पता है कि इतना टाइम तक मेरा प्लान कामयाब हुआ है, तो बस कुछ समय और, सूजी के मर जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ मेरा ही तो होने वाला है। मियाँ यहाँ पर फू से कहने लग जाते कि देखो, मुझे गलत मत समझो, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर सूजी ऐसी वैसी वुमन नहीं है, मैं तो खुद यहाँ पर कंफ्यूज हूँ। और तुमने तो सुना ही होगा कि मिस्टर सुहो यहाँ पर जाने माने डिवोर्स लॉयर है, जिन्हें सिर्फ वेल्दी फैमिलीज जानती है और वेल्दी फैमिलीज हायर करती है। सूजी तो बस एक मामूली सा जॉब करती थी। तो क्या तुम्हारे दिमाग में वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि आखिर ये सूजी और सुहो एक दूसरे को जानते कैसे, और ये लोग मिले कैसे। मैं बस यहाँ पर तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कुछ बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे तुम्हारी जेन्युइनली फिक्र है, वरना मैं सब कुछ क्यों ही कहूँगी। एंड ये सुनने के बाद यहाँ पर वो तुरंत ही ड्राइवर को बुलाने लग जाता है, ताकि वो लोग हॉस्पिटल टाइम से पहुँच सके। वही दूसरे हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बता रहे होते कि सूजी को सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड उसके लिए किसी फैमिली मेम्बर को एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी था, एंड साथ साथ पैसे पे करने के लिए भी रेडी था। डॉक्टर कहने लग जाते हैं कि दिक्कत यहाँ पर पैसे की नहीं है, दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस सर्जरी के बाद यहाँ पर चांसेस बहुत कम है कि पेशेंट यहाँ पर जिंदा भी रह पाएगा या फिर नहीं। एंड ये सुनते ही यहाँ पर सुहो डॉक्टर से कोई और रास्ता निकालने के लिए कहता है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव, जिससे यहाँ पर सूजी सेव हो सके। तब डॉक्टर यहाँ पर बता रहे होते कि वो अपने कैंसर के बहुत ज़्यादा क्रूशल स्टेज पर है। ऐसे एक क्लिनिक है जो कि इन मेडिसिन से वर्क कर रहा है, अगर सूजी चाहे तो वहाँ की होस्ट बन सकती है, उनके लिए एक एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन बन सकती है, जिससे यहाँ पर अगर वो क्योर हो गई तो वो लाइफ टाइम के लिए ठीक हो सकती है। एंड इस चीज़ को सुनकर यहाँ पर सूजी पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें जान लेना चाहिए कि अगर ये जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ सकते, तो हो सकता है कि शायद से नेगेटिव भी आ सके, और इस बारे में तुम्हें अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, फिर डिसाइड कर कर मुझे बता देना। ऐसे कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। एंड सुहो यहाँ पर सूजी को एक बार फिर से रीथिंक करने के लिए बोलता है। सूजी कहती है कि देखो, ऐसे भी इस लाइफ में मेरे पास यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं रिश्ता लेकर देख ही सकती हूँ, एंड क्या पता ये रिजल्ट पॉजिटिव निकले तो मेरे साथ साथ यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो कि बच सकते हैं। सो वो कहते हैं कि नेगेटिव के बारे में तो तुम सोचना भी मत, बिकॉज तुम चली जाओगी तो मेरी फीस कौन पे करेगा, और मेरा एक्स्ट्रा कमीशन वो भी तो मैं लूँगा। ये सुनकर यहाँ पर सूजी हल्का सा मुस्कुराने लग जाती है, एंड यहाँ पर वो डिवोर्स के बारे में उनसे पूछने लग जाती है, जहाँ पे वो उससे कंग्रेचुलेट कर रहा था कि सिविल ब्यूरो ने यहाँ पर तुम्हारे डिवोर्स एग्रीमेंट को अप्रूव कर दिया है, एंड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर फूशन के हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी को ओन कर दी हो। तो खुशी मनाओ, बिकॉज यहाँ पर तुम जैसे ठीक हो कराओगे, तुम बहुत रिच होने वाली हो, और साथ साथ मुझे भूल मत जाना। सूजी कहती कि ज़रूर, मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत शानदार सा मील ट्रीट करूँगी।
लेकिन हाँ, अगर मैं उस समय वॉक नहीं कर पाई तो? वो कहते कि तुम्हें ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, तुम पॉजिटिव सोचो, जो होगा वो देखा जाएगा। एंड आई नो कि मेरे कोई भी क्लाइंट्स के पैसे दिए बगैर क्लाइंट्स जाते तो नहीं है। वही दोस्तों यहाँ पर फू होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ दिखा रहा था, ताकि यहाँ पर वो सूजी के सभी पास्ट हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के बारे में पता लगा सके। एंड इस चीज़ को देखकर वो लोग यहाँ पर उसका नाम को सर्च करने लग जाते, जहाँ पर सूजी के नाम पर कोई भी रिपोर्ट्स उन्हें नहीं मिलती। मियाँ कहते कि देखा, मैंने कहा था ना, सूजी ज़रूर यहाँ पर झूठ बोल रही है। आई थिंक यहाँ पर वो डिवोर्स लॉयर के साथ मिली हुई है, उसके हाथों में एक बहुत बड़ा इंसान आ चुका है, इस वजह से अब यहाँ पर वो तुम्हें छोड़ने का डिसाइड कर रही है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो भी यहाँ पर उसी बात को लेकर ओवरथिंक करने लग जाता है। एंड फिर उसे यहाँ पर कंपनी से कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट का, जो कि यहाँ पर उसे बता रहा होता है वो ग्लास क्लीनिंग वाले वर्क को लेकर। एंड सूजी को भी यहाँ पर कॉल आ जाता है उसी के लीडर से, जो कि यहाँ पर उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है एंड तुम्हें आकर यहाँ पर कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। एंड वे दोस्तों, जब यहाँ पर सूजी फैक्ट्री में जाती है तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर असिस्टेंट ने फू को इसलिए कॉल किया था बिकॉज वो यहाँ पर उन वर्कर्स को सैलरी देने की इन्फॉर्मेशन उसे बता रहा होता है। लेकिन उस समय यहाँ पर फू ने उनकी सैलरी रुकवा देने के लिए कहा था, बिकॉज फू को पता होता है कि सूजी वही काम करती है एंड इस वजह से यहाँ पर वो सूजी को अब तंग करना चाहता था। सूजी जब वहाँ पर पहुँचती है, वो सभी के सभी फैक्ट्री के लोग यहाँ पर उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते, उसी को ब्लेम कर रहे थे कि सब कुछ यहाँ पर सूजी की वजह से हो रहा है। सूजी एक्सेप्ट भी कर लेती कि हाँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारी सैलरी रोक कर रख रहा है तो गलती यहाँ पर उसकी है सैलरी रोकने की, ना कि मेरी, और मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली। उनमें से एक वर्कर था जो कि सूजी की साइड ले रहा था एंड उसे यहाँ पर वो समझाता भी है कि सूजी के खुद के कंधों पर कितना सारा बोझ है। अगर वो लोग यहाँ के बॉस को ऑफेंड करेंगे तो सूजी की भी जॉब जा सकती है। बस सूजी क्लियरली कह देती है कि उससे कंधों पर फिलहाल कोई बोझ नहीं है एंड यहाँ पर वो किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। गलती यहाँ पर उनके बॉस की है, जो कि यहाँ पर ये सब कुछ चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है इमेच्योर होकर। ऐसा कहकर वहाँ से वो जाने लग जाती है बिकॉज उसे एजेंट का कॉल आ जाता है, वो एजेंट का जिस एजेंट के थ्रू यहाँ पर वो अपने घर को सेल कर रही है। वो घर पर होती है जहाँ पर एजेंट उसे रीथिंक करने के लिए बोलता है, बिकॉज प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है उस वैल्यू से 20% ऑफ में यहाँ पर सूजी उस घर को सेल कर रही थी, क्योंकि उसे लॉस होता, इसलिए एजेंट उसे एक और बार सोचने के लिए कह रहा था। बट सूजी कहती कि नहीं, मैं अपने डिसीजन को लेकर फर्म हूँ, मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाली। एजेंट कहता है कि ठीक है, जब यहाँ पर शिफ्टिंग करनी होगी तब मैं आपको बता दूंगा। और वही दूसरे यहाँ पर जब वो वहाँ से जा रही थी तो उसे इस घर की हर एक कहानी याद आ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर उसे अपने मॉम डैड को तक छोड़ दिया, वो भी सिर्फ यहाँ पर फू के लिए, उस पर्सन के लिए जो कि यहाँ पर शुरुआत से उसे झूठ बोलता आ रहा है। एंड यहाँ पर वो अपनी वेडिंग की फ़ोटो डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से जाने लग जाती है एंड जाने से पहले अपने दोस्तों को कॉल लगाती है एंड उसे बताती कि वो अपने पेरेंट्स से वापस मिलना चाहती है। जब वो जा रही थी तब नीचे यहाँ पर उसकी टकरार फू से हो जाती है। फू कहता है कि अब बस भी करो ये नाटक, अब मेरे साथ चुपचाप यहाँ पर घर चलो, बिकॉज बहुत हो गए तुम्हारे मज़े। सूजी यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि तुम कौन से घर की बात कर रहे हो। फू कहता है कि देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारे बारे में जान सकूँ। एंड तुम भी तो बाकी लड़कियों जैसी निकली जो कि मेरे पैसे के पीछे पड़ी हुई है एंड यहाँ पर तुमने सभी चीज़ों को लेकर मुझसे झूठ बोला है। सूजी से कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतनी झूठी हूँ तो बेहतर होगा अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ छोड़ दोगे तो। फूज से कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर सब जगह मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, नेबर्स क्या बोलेंगे, कंपनी वाले क्या बोलेंगे, आखिर हमारी फैमिली के बारे में लोग क्या सोचेंगे। एंड ये सुनकर यहाँ पर सूजी को एक टाइम याद आ जाता है जब यहाँ पर वो अपने मॉम डैड के साथ मिलकर एक वेडिंग को देख रही थी, जो वेडिंग उसे यहाँ पर एकदम फेरी टेल जैसी लग रही होती है। पर उसकी मम्मा, एंड ऐसे सेम वेडिंग यहाँ पर सूजी चाहती थी, पर उसकी मम्मा यहाँ पर से समझाती है कि शादी वाले दिन तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन शादी करने के बाद जितने भी रंग बिरंगे कलर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं एंड ब्लैक एंड वाइट पे टर्न आउट हो जाते हैं। एंड आंटी यहाँ पर शादी की नेगेटिव चीज़ें बता रही थी, वही दूसरा अंकल यहाँ पर अपने हाथों से आंटी को भी फ्रूट्स कट कर कर खिला रहे होते, जहाँ सूजी हंसने लगती है एंड कहती कि आप और डैड तो कभी बदले नहीं। तब आंटी यहाँ पर सूजी को समझाती है वो इसलिए बिकॉज हम उन 4 लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते और ना ही उनकी बातें सुनते हैं। लाइफ में ऐसे मोड़ ज़रूर आएंगे जहाँ पर तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन उस समय तुम्हारे सामने तुम रहोगी और वो 4 लोग जो कि तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे ये सोचकर तुम उनके बारे में सोचकर अपना डिसीजन ले लोगी, जिससे तुम्हारी लाइफ ख़राब हो सकती है।
ये लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें जीनी है, इसलिए यहाँ पर तुम्हें हर एक डिसीजन को वैसे ही लेना चाहिए जैसे तुम्हारा दिल चाहता है, तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारे कंफर्ट से, तुम्हें कहीं भी एडजस्ट ना करना पड़े। वही दोस्तों यहाँ पर फू था जो कि सुजी को याद दिला रहा था कि हमारी एक बच्ची भी है, उसका क्या होगा। तुम बस घर चलो, मैं तुम्हें यहाँ पर अब से मिसेस फू का दर्जा दे दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा सुनते यहाँ पर सूजी सबसे अच्छा काम करती है, जो कि होता है यहाँ पर फू को थप्पड़ मारने का, जो कि सूजी को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। वही दोस्तों यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि देखो फू, तुम यहाँ पर मिसेस फू की पोजीशन किसी भी दे दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ऐसे भी वो एक गंदी पोजीशन बन चुकी है जिससे मैं तो यहाँ पर अपने मरने पर भी नहीं आना चाहती हूँ। वो यहाँ पर सूजी से कहने लग जाते कि ये तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। सूजी कहते कि सही कहा, लेकिन यहाँ पर फू डिसएग्री करने लग जाता है। वो कहता है कि देखो एक बार एमी के बारे में तो सोच कर देखो, वो बेचारी हर शाम यहाँ पर रोती है, अपनी मम्मा का नाम बुलाती है, क्या तुम्हें उसके लिए कभी यहाँ पर बुरा फील नहीं होता। सूजी कहती कि अगर एमी को मम्मी चाहिए तो तुम मिया को क्यों नहीं ला कर रखते थे। ऐसे भी शुरुआत से यहाँ पर एमी ने मिया को अपनी मॉम कंसिडर किया हुआ है, तो फिर तुम किस बात की इज्जत पाल कर बैठे हुए हो। वो कहने लग जाते कि सचमुच सूजी, तुम एक वाइफ और एक मॉम बन चुकी हो, लेकिन तुम ड्रामा यहाँ पर 3 साल के बच्चे की तरह कर रही हो, तुम तो एमी से भी ज़्यादा इमेच्योर हो। सूजी यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो बहुत हो गया, इतने सालों से तुम और तुम्हारी बेटी मिलकर मुझे पागल बनाती आई है। चलो मैं जान भी लेती हूँ कि तुमसे गलती हो गई है, तुमने ये सब कुछ अपनी रीजंस की वजह से किया है, लेकिन मेरे स्ट्रगल का क्या। और तुम्हारी बेटी ने हर बार मुझे एज ए मम्मा एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया, तो मैं क्यों से अब यहाँ पर अपनी बेटी मानूँ, मैं क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रगल करूँ, और मैं क्यों हमेशा यहाँ पर तुम दोनों को अंडरस्टैंड कर लूँ। और ऐसे भी वो मिया को मॉम मानती है, तो मिया को ही उसके पास लेकर आ जाओ। उतने में वहाँ पर सुहा आ जाता है, जहाँ पर फू को और गुस्सा आने लग जाता है। वो सूजी को धमका रहा होता है कि सूजी वहाँ से नहीं जा सकती। सूजी क्लियरली कह देती कि ये बताने वाले तुम कौन होते हो, ऐसे भी हमारे बीच का किस्सा खत्म हो चुका है, तो तुम अपनी राह से चले जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। एंड यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर वो यही कह रहा था कि एक मामूली सा लॉयर मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। वही दूसरे भाग में यहाँ पर कार में बैठकर वो सूजी को नैपकिन दे रहा था। वो उसे कहने लग जाता है कि तुम जितना रोना चाहती हो उतना रो सकती हो, पर तुम्हें बिल्कुल जज नहीं करूँगा। सूजी कहती कि रोकर मैं क्या करूँगी, मैं उन लोगों के लिए अपने आंसू भी क्यों वेस्ट करूँ। अगर मुझे रोना आएगा भी तो वो खुद के लिए आएगा कि आखिर मैंने यहाँ पर इनके साथ रहकर अपनी लाइफ में कितने साल बर्बाद कर दिए, जहाँ पर मैं कुछ अपने आप के लिए कर सकती थी, अपने अलग से फैमिली क्रिएट कर सकती थी, ठीक उनकी तरह। एंड यहाँ पर सूजी के हाथ में बैंडेज देकर सुहो को वो टाइम याद आने लग जाता है जब वो लोग यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर थे। उस समय सूजी को हाथ में चोट लगी थी, तब सुहो ने यहाँ पर उसे बैंडेज लगाकर उसकी मदद की थी। सूजी यहाँ पर बहुत एक्साइटेड थी सुहो से अपना एक बात शेयर करने के लिए। एंड सुहो की हार्ट बीट वहीं पर फास्ट हो जाती है, बिकॉज उसने सूजी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लिए थे, एंड उसे वो सुनने मिला था जो कि वो कभी नहीं सुनना चाहता है। सूजी उसे बता रही होती है कि वो किसी को तो पसंद करती है, एंड ये सुनकर सुहो का दिल पूरा टूट सा जाता है। उस समय सूजी को भी यहाँ पर सुहो बताता है कि वो भी किसी को पसंद करता है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि वो असल में उसे पसंद करता है। वो कहता है कि नहीं, तुम पहले यहाँ पर अपना बॉयफ्रेंड बना लो, फिर बाद में मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दूंगा। ऐसा कहकर वो बात को वहीं पर टाल देता है। वही दोस्तों यहाँ पर सूजी उस लोकेशन पर पहुँच जाती है, बट वो कार में सो चुकी थी। तो यहाँ पर सुहो धीरे से उसके सीट बेल्ट को निकाल रहा होता है कि इतने में सूजी की नींद टूट जाती है, एंड दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज होते हैं। सुहो सॉरी बोलकर पीछे हट जाता है, एंड सूजी जब यहाँ पर कार से बाहर निकलने वाली थी, वो उसके पहले ही अपने मॉम डैड को जाते हुए देखती है, वो भी पीछे से। एंड यहाँ पर वो दूर से उन्हें बात करता हुआ सुन रही थी, जहाँ पर अंकल आंटी सूजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग सूजी के बारे में बस यही सोच रहे थे कि आखिर उनकी बेटी क्या कर रही होगी, उसने क्या खाया होगा। एंड यहाँ पर अंकल अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो सूजी कब का जा चुकी है, एंड मुझे पता है कि सूजी एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही होगी, जहाँ पर वो हर एक सेकंड खुश होगी। ये डिसीजन उसने अपने मन से अपनी लाइफ के लिए लिया है, तो भगवान कभी उसके साथ गलत नहीं होने देगा, एंड तुम्हें भी यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है कि इतने साल हो गए हैं, ना मैंने यहाँ पर उसे देखा है ना उसकी आवाज़ सुनी है, बस मैं इतना देखना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि वो खुश भी है या फिर नहीं। एंड सूजी ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और रो पड़ती है, और सारा ब्लेम यहाँ पर अपने आप पर डाल रही होती है कि अगर उसने मॉम डैड को उस दिन न छोड़ा होता और उनकी बात सुन ली होती, तो फिर आज यहाँ पर उसे इतने स्ट्रगलफुल दिन अपने मॉम डैड को करते हुए नहीं देखने पड़ते। सुहो यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सूजी अपने आप को ही दोषी ठहरा रही थी। एंड यहाँ पर वो सुहो से एक चीज़ को लेकर प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि अगर यहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई
और वो पैसे यहाँ पर उनके पास है। तो फिर सूजी चाहती है कि उन ट्रीटमेंट्स के बदले वो पैसे यहाँ पर सू अगर उसके मॉम डैड में इन्वेस्ट करे, ताकि उसके मॉम डैड आगे की लाइफ अच्छे से दिए, बिकॉज सूजी के पास जीने के लिए दिन ही कितने बचे थे। इतने में यहाँ पर सूजी को कॉल आता है उस एजेंट का, जो कि बता रहा था कि शायद से प्रॉपर्टी को सेल करने में दिक्कत हो सकती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सूह को भी कॉल आ जाता है उसी असिस्टेंट का, जो कि उसे बता रही थी कि सिविल ब्यूरो ने यहाँ पर बताया है कि एग्रीमेंट में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। सुहो सूजी से प्रॉमिस करता है कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लेगा। बट सूजी कहते हैं कि नहीं, तुम ऑलरेडी मेरी बहुत मदद कर चुके हो, अब टाइम आ गया है जहाँ पर मुझे मेरा गेम खेलना शुरू कर देना चाहिए, मुझे अपनी आप की मदद करना शुरू कर देना चाहिए। एंड यहाँ पर सूजी आ जाती है फैंग के पास में, जहाँ पर उसे फैंग के बारे में पता होता है कि असल में फैंग यहाँ पर फू का स्टेप ब्रदर है। एंड ये बात यहाँ पर उसे बहुत पहले पता चली थी, जब यहाँ पर उसे शन ग्रुप ने एज एम्प्लॉय हायर किया था। तब ये गुड न्यूज़ यहाँ पर सूजी फू को दे रही होती है। एंड फू को तब यहाँ पर खुशी बिल्कुल नहीं थी, तब फू यहाँ पर सूजी को वहाँ पर वर्क करने से मना कर देता है। एंड जब सूजी ने यहाँ पर उसे रीज़न पूछा, तब फू ने यहाँ पर उसे फैंग के बारे में बताया कि किस तरीके से फैंग की मॉम एक मिस्ट्रेस है एंड फैंग उसका स्टेप ब्रदर है, जिसे वो दिल से हेट करता है। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर फैंग अपने ही मैनेजर को सजा दे रहा होता है, बिकॉज इस मैनेजर ने यहाँ पर उसे बिट्रे जो किया है। शुरुआत में मैनेजर यहाँ पर उसे बहुत बेग करता है उसकी जान बख्श देने के लिए, लेकिन फैंग उनमें से नहीं है जो कि यहाँ पर इन लोगों को माफ़ करे। तो फिर वो बॉडीगार्ड से कहकर उसे ले जाने के लिए कहता है, जहाँ पर वो मैनेजर गुस्से में आकर फैंग को बहुत कुछ बोल जाता है। सिर्फ फैंग को नहीं बल्कि उसकी मॉम को भी यहाँ पर मिस्ट्रेस बुलाकर जाता है। एंड यहाँ पर सूजी चली जाती है फैंग से मिलने के लिए। फैंग कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मेरी सिस्टर इन लॉ आज यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई है, आई मीन स्टेप सिस्टर इन लॉ। तब तक वहाँ पर उनका असिस्टेंट जाकर उन्हें बताने लग जाता है कि डिवोर्स एग्रीमेंट पर जो सिग्नेचर्स है वो सच में यहाँ पर फूक है। ये सुनकर यहाँ पर फैंग सूजी से क्लियरली कह देता है कि देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे फैमिली बिजनेस में इंटरफेयर करने वाला हूँ या तुम्हारे किसी चीज़ में साथ दूंगा, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिकॉज मैं यहाँ पर सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता हूँ। सूजी कहती कि ये बात तो मुझे भी पता है, मैंने यहाँ पर फू से ऑलरेडी यहाँ पर डिवोर्स ले लिया, और अगर तुम यहाँ पर एग्रीमेंट को ढंग से पढ़ोगे तो फिर फू के जितनी भी सारे शेयर्स है वो सब कुछ मुझे ट्रांसफ़र होने वाले हैं। एंड ये सभी शेयर्स मैं यहाँ पर तुम्हें मार्केट प्राइस से कम दाम में बेचूंगी। ये सुनते ही यहाँ पर फैंग हंसने लग जाता है, कहता है कि या तो तुम दिमाग से पागल हो या तो तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर वो सभी शेयर्स आ जाएंगे सूजी, तो फिर तुम यहाँ पर शेन ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर होगी, सभी डिसीजन यहाँ पर तुम्हारे हाथ में रहेंगे, तो फिर तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे क्यों देना चाहोगी। सूजी कहती कि आई नो कि यहाँ पर मैं सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाऊँगी, लेकिन उन सभी चीज़ों का मेरे लाइफ में कुछ वर्थ नहीं है। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर उन शेयर से लेकर मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो ज़रूर है, तुम अपना रिवेंज उससे वापस ले सकते हो। एंड ये बात सुनते ही यहाँ पर फैंग को वो टाइम याद आने लग जाता है जब यहाँ पर उसके डैड ने उसकी मॉम को एक्सेप्टेंस देने से मना कर दिया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में तो आंटी कभी यहाँ पर मिस्ट्रेस थी ही नहीं, वो एक्चुअल में यहाँ पर मिस्टर शेन की वाइफ हुआ करती थी। लेकिन उन्हें यहाँ पर 10 साल बाद पता चलता है कि असल में यहाँ पर उनके पति शुरुआत से उन पर चीट करते आ रहे हैं एंड उनका एक बेटा भी है जो कि यहाँ पर फैंग से बस 1 साल छोटा है। ये सब कुछ जानने पर यहाँ पर वो एक बार फिर से उनके साथ शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन अंकल ने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारे मैरिज कभी वैलिड था ही नहीं, जो सर्टिफिकेट मैंने तुमसे लिए थे वो सब कुछ यहाँ पर इलीगल थे, वो तो वैसे बस तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए लिए थे। एंड ऐसे कहकर वो उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते, जहाँ पर फैंग की मम्मा ने उससे प्रॉमिस करवाया था कि बड़े होकर फैंग यहाँ पर अपना इतना नाम करवाएगा कि यहाँ पर वो इन ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर देकर रहेगा। एंड भले ही यहाँ पर फैंग कितना भी कोल्ड हार्टेड क्यों ना हो, उसके दिल में उसकी मॉम के लिए जगह एक स्पेशल जगह है, जो कि एक वार्म प्लेस है। एंड यहाँ पर वो तुरंत ही रेडी हो जाता है, वो सूजी को अपनी कंडीशंस बताने के लिए कहता है। सूजी कहते हैं कि पहली कंडीशन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाइंचन सिटी में यहाँ पर मेरा एक घर है जिसे सेल करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एंड हाँ, जो भी पैसे होंगे वो मेरे मॉम डैड के अकाउंट में चले जाने चाहिए। सेकेंडली, यहाँ पर यूरोप में एक सेंटर है जहाँ पर वो लोग एक कैंसर टेस्ट पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ का पार्टिसिपेशन लेने में मेरी मदद करो, जिसके बाद यहाँ पर तुम जैसे चाहो जैसे वैसे जा सकती है। मनी मन फैंग सोचते की डिमांड्स कुछ ज़्यादा भी नहीं है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर वो सूजी के साथ डील पक्की कर लेता है। लेकिन यहाँ पर फैंग थोड़ा बिजनेसमैन, आखिर यहाँ पर से वो जुबान से सूजी की बातों पर भरोसा कैसे कर सकता है। वॉट इफ यहाँ पर सूजी शार लेकर भाग गई एंड वो फू के साथ मिली जुली है। सूजी कहती कि फू ने जो मेरे साथ किया है वो ज़िंदगी भर के लिए मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी,
और मरने के बाद भी नहीं। रही बात यहाँ पर तुम्हारे ट्रस्ट की, तो तुम जैसा बोलो वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। फैंग यहाँ पर उसे एक होटल का इनवाइट देता है, एक इवेंट का इनवाइट जो कि यहाँ पर एक वीक बाद होने वाला है। और वो सभी डिटेल्स उसे बताने लग जाता है। सूजी कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो ठीक वहाँ पर वैसा ही होगा। एंड उस इनवाइट को लेकर वहाँ से वो चली जाती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं फू को, जो कि अपने दोस्त के साथ होता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों से अपनी दुख भरी कहानी शेयर करता है। उसके दोस्त बताने लग जाते हैं कि तुमने उस लड़की से शादी की, लेकिन तुम्हारी मॉम तो मना कर रही थी, तो तुम दोनों ने कैसे मनाया। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब फू ने घर पर बताया था कि वो सूजी के साथ शादी करना चाहता है, तो उसकी मॉम ने तुरंत ही मना कर दिया था, बिकॉज यहाँ पर सूजी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग किया करती थी। एंड आंटी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर उनका बेटा एक नॉर्मल लड़की से शादी करे। वो तो हमेशा से चाहती थी कि यहाँ पर उनके बैकग्राउंड का सेम पर्सन उन्हें मिले। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं एमी को, जो कि बहुत घबराई हुई थी। वो अपने डैड को कॉल लगा रही थी, पर उसके डैड कॉल नहीं पिक कर रहे थे। एंड वो घबराहट के मारे ये बात मिया को बता दी है कि डैडी तो कॉल पिक नहीं कर रहे। एंड मिया उसे पिटने वाली थी। वो उससे कहती है कि तुम भी गधी, तुम्हारे डैडी भी गधे, एक कॉल वो तुम्हारा नहीं उठा सकता। एंड वो उसे ऑलमोस्ट थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन तब तक वहाँ पर खुद फू आ जाता है। एंड वही दूसरे यहाँ वो उनसे पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर एमी तुम जागी क्यों हो, और मिया तुम इतनी रात को घर पर क्या कर रही हो। मिया यहाँ पर एमी का कंधा जोर से दबाती है, उसे डराती है। एंड वो उसे झूठ बोलती है कि मैं एमी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, मुझे डर था कि यहाँ पर वो कहीं डरने ना लग जाए, इसलिए बस मैं उसे संभालने के लाई थी। लेकिन एमी यहाँ पर मिया के चंगुल से छुटकर भाग जाती है अपने डैड के पास में। एंड उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे मिया आंटी के साथ नहीं रहना, मुझे आप मेरी मम्मा ला कर दे दो। आखिर मम्मा घर पर वापस क्यों नहीं आ रही है। वो कहने लग जाता है कि बस कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, बट तुम फिक्र मत करो। वो मियाँ से कहते हैं कि देखो तुम जा सकती हो, और ऐसे भी अब से यहाँ पर तुम्हें अपने आप को एमी की मम्मा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सूजी उसकी मॉम है, और वही डिजर्व करती है मॉम कहलवाना। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर मियाँ का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कहती है कि सूजी के जाती प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, मुझे पता नहीं था, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर अपनाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो किसी अंकल एंड आंटी को कॉल लगा देती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को, जो कि सूजी को कंग्रेचुलेट कर रहा था, बिकॉज फाइनली उन दोनों का डिवोर्स सर्टिफिकेट आ गया होता है। सुहो कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता फैन के साथ अलायंस करके हम गलत कर रहे, बिकॉज वो ऐसा इंसान है जहाँ पर 1% की चूक हो गई हमसे तो वो हमें कच्चा चबा जाएगा। सूजी कहती कोई बात नहीं, अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा ही। एंड इतने में यहाँ पर एक स्टाफ आ जाती है सूजी के लिए बड़ा सा बॉक्स लेकर, जिसके अंदर यहाँ पर सूजी की वो ड्रेस रखी हुई थी, जो उस ड्रेस यहाँ पर सूजी उस इवेंट में पहन कर जाने वाली है, जिस इवेंट में यहाँ पर फैंग ने उसे इनवाइट किया है। फैंग भी यहाँ पर कॉल कर उसे समझा देता है। इतने में हम यहाँ पर उस इवेंट को देखते हैं, जो कि एक ग्रैंड इवेंट होने वाला है। एंड उस समय यहाँ पर हम देखते हैं फू की मम्मा को, जिसके साथ में यहाँ पर मिया होती है। एंड मिया ने यहाँ पर उन्हें कॉल कर अपनी बातों में उलझा कर रखा था, सूजी के खिलाफ और भी भड़का कर रखा था, बिकॉज उसे पता है कि आंटी शुरुआत से यहाँ पर सूजी को हेट करती आ रही है। जैसे ही वहाँ पर फू आता है, आंटी यहाँ पर उसे भी ताने मारना शुरू कर देती है। वो कहते हैं कि देखिए शेन कंपनी का एंड सूजी का यहाँ पर इससे कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, तो बेहतर होगा अगर आप यहाँ पर सीन ना क्रिएट करें तो। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को और फैंग को, जो कि यहाँ पर एक साथ उस इवेंट में पहुँचते जाते, लेकिन अंदर सिर्फ यहाँ पर सूजी ही एंटर करती है। जहाँ पर सूजी को देखती है आंटी ताने मारना शुरू कर देती है। सूजी समझ जाती कि वो उसकी एक्स मदर इन लॉ है, एंड कहती कि मानना पड़ेगा, आपकी तो इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत नहीं, आप ठीक अपने बेटी की तरह बदतमीज़ है। मैं तो समझ गई कि आप मेरी कौन लगती हैं। आंटी यहाँ पर कहने लगती कि देखो तुम जैसी लो क्लास वाली औरत मुझसे कंपैरिजन ना करे तो बेहतर होगा, तुम्हें पता भी है कि मेरा बड़ा कितना दर्जा है इस घर पे। सूजी यहाँ पर कहती कि कौन से दर्जे की बात कर रही हो, वो दर्जा जो कि तुम्हें यहाँ पर अंकल शैन से शादी करने के बाद मिला है। इसके पहले तो तुम यहाँ पर क्लीनर का काम किया करती थी, टॉयलेट क्लीन करती थी, तो क्या तुम भी तभी लो क्लास वाली थी। ये बात सुनते यहाँ पर सभी लोग उस आंटी पर हंसने लग जाते कि खुद तो यहाँ पर ऐसा वर्क करती है, एंड जब दूसरे करते तो उन्हें क्रिटिसाइज करती है ये औरत। यहाँ पर वो सभी को शांत करवाता है एंड सूजी को समझाते कि वो हमारी मॉम है, उनसे रिस्पेक्टफुली बात करो। सूजी कहते कि हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। एक्चुअली हमारा डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, तो ये मेरी एक्स मदर इन लॉ हुई, ना कि करंट मदर इन लॉ। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते एंड मिया यहाँ पर बातें बढ़ाना शुरू कर देती है कि देखा माँ, मैंने कहा था ना कि लड़की बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, अब तो यहाँ पर ये उसे डिवोर्स देकर अकेले ही सब कुछ लेना चाहती है। सूजी यहाँ पर कहती कि क्यों आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर आपके घर से निकल जाऊँ और आपके बेटे को फ्रीडम मिल जाए, ताकि यहाँ पर एक प्रेस्टीज हाई क्लास वुमन के साथ में शादी कर ले। आंटी बोलती कि देखो बेटा, अब बहुत देरी हो चुकी है, तुम माफ़ी भी मांगना चाहोगी तो भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी सूजी।
सूजी कहते कोई बात नहीं, हम वाइन तो टॉस कर सकते। आंटी कहते कि नहीं, तुम्हें नील डाउन कर माफी मांगना पड़ेगा। एंड जैसे उनका सेंटेंस कंप्लीट होता है वैसे यहाँ पर सूजी उनके मुंह पर वाइन फेंक देती है, जो देखकर सभी लोग और हंसने लग जाते हैं। फू बीच में आने वाला था बट सूजी उसे भी थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि देखो, तुम्हारी माँ मुझे यहाँ पर बदनाम कर रही है, तो तुम्हें अपनी मॉम को समझाना चाहिए कि इतना बोलना ठीक नहीं है। ऐसे भी उनकी उम्र होती जा रही है, फिजिकल फाइट करने बैठ गई तो उनके हाथ पैर कहीं टूट ना जाए, और तुम तो मुझे हाथ लगाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आंटी यहाँ पर सूजी को पार्टी से जाने के लिए बोल देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारा इस पार्टी में कोई काम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तुम अगर आई हो तो मेरी बेटी की एक्स वाइफ बनकर, जिसकी अब इस परिवार में कोई ज़रूरत नहीं है। सूजी कहती कि तुम भी ना अच्छी स्टोरी लिख लेती हो। किसी ने पूछा क्या कि मैं किसकी वजह से यहाँ पर आई हूँ? ये रहा मेरा इनविटेशन। एंड इनविटेशन जैसे वो ओपन करते हैं उन सभी को पता चलता है कि सूजी तो यहाँ पर फैंग के साथ में आई हुई है। और ये सुनकर तो यहाँ पर फू के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। तब तक वहाँ पर ग्रैंडपा शेन की एंट्री हो जाती है फैंग के साथ में। एंड फिर हमें यहाँ पर एक्चुअल में पता चलता है कि आज ग्रैंडपा शेन का बर्थडे है, जहाँ पर वो अपने बचे कुछ 20% शेयर्स भी फैंग या फू किसी एक के नाम पर करने वाले हैं। एंड आज ही के दिन का इंतजार था जहाँ पर फैंग सब कुछ फू से छीन कर एक्वायर करना चाहता है और अपनी मॉम का बदला पूरा करना चाहता है। एंड वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा को सूजी के मैटर के बारे में पता होता है। ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा हो सकता है सूजी, लेकिन तुम जितना मत करो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम बस मुझे यहाँ पर एक प्यारा सा ग्रैंडसन दे दो एंड तुम्हारा इस फैमिली में जगह वापस से बन जाएगा। ये सुनकर सूजी समझ जाते कि सभी के सभी एक ही थाली के खाने वाले हैं एंड एक ही दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक ही दूसरे को कंधा देंगे। इन्हें यहाँ पर बाहर के लोगों से तो मतलब बिल्कुल नहीं है, इसलिए सूजी उस समय के लिए चुप रहती है। ग्रैंडपा कहने लग जाते कि आज मेरे बर्थडे के दिन पर मैं एक स्पेशल चीज़ अनाउंस करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं मेरे बचे कुछ 20% शेयर्स नाम करने वाला हूँ मेरे ग्रैंडसन फूके। एंड अगर किसी भी शेयर होल्डर्स को आपत्ति है तो वो आगे आ सकता है। कोई वहाँ पर कुछ नहीं कहता, सब आपस में खुसफुसा कर बात कर रहे होते हैं, लेकिन सूजी होती है जो कि अपोज करने लग जाती है एंड डिसएग्री करती है। यहाँ पर सभी लोग सूजी से कहते हैं कि देखो सूजी, इसमें तुम इंटरफेयर नहीं कर सकती, ये शेयर होल्डर्स की बात है। सूजी कहती कि हाँ, तो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग मेरे हाथों में है और मेरा डिसीजन ही आखिरी डिसीजन माना जाएगा। वो यहाँ पर कहते कि देखो सूजी, अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर डिवोर्स देते समय मैं तुम्हें कंपनी के शेयर दूंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सूजी कहती कि क्या बात कर रहे हो, तुम तो वो ऑलरेडी कर चुकी हो। एंड यहाँ पर वो उसके मुँह पर डिवोर्स सर्टिफिकेट फेंक कर मारती है, जिसे देखकर यहाँ पर वो तो शॉक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसने सर्टिफिकेट पर साइन कब किया। सूजी कहती कि याद करो, तुमने अपनी मर्जी से साइन किया था। एंड जब यहाँ पे फू को वो टाइम याद आने लग जाता है तब फू को समझ आता है कि सूजी ने बड़ी चालाकी से उससे पेपर्स को साइन करवाया। तो वो उसे कहने लग जाते हैं कि ये एग्रीमेंट वॉइड है। सूजी कहती है कि क्यों, तुमने तो यहाँ पर देख कर साइन किया था, क्या तुम भूल गए, या फिर तुम जल्दबाजी में थे और किसी के पास जा रहे थे? मुझे उस दिन के बारे में याद नहीं आ रहा फू, क्या तुम उस दिन के बारे में मुझे याद दिलाना चाहोगे? एंड फू को पता होता है कि सभी के सामने उस सिचुएशन के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो सभी समझ जाएंगे कि फू शुरुआत से यहाँ पर सूजी पर चीट करता आ रहा है। वही दूसरा यहाँ पर फू सूजी से कहने लग जाता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा नीचे गिर जाओगी। एंड जितना ये शेयर्स वाली बात सुनकर किसी को शौक नहीं लगता, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर शौक लगने लग जाता है मियाँ को। बिकॉज मियाँ समझ जाते हैं कि जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वफू के साथ थी वो सभी चीज़ तो यहाँ पर सूजी के पास आ चुकी है। एंड अब उसका क्या काम है यहाँ पर? उतनी में वहाँ पर स्टाफ आते हैं जो कि इस बात का कंफर्मेशन उन सभी को देने लग जाते हैं कि रीसेंट शेयर प्राइसेस की वजह से यहाँ पर सब कुछ सूजी के पास ही है, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर उसके पास है, इसलिए वो डिसीजन मेकर है। वही दूसरा यहाँ पर जब वो उन एग्रीमेंट्स को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर सूजी से बड़े प्यार से बात कर रहे थे। वो सूजी से कहते कि देखो, मैं जानता तुम बहुत समझदार हो, क्यों ना हम इस मामले में बैठ कर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सूजी कहते कि क्यों, अब ग्रैंडसन नहीं चाहते? देखिए, मैं यहाँ पर आपके इरादे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपको बस यहाँ पर इस घर का फ्यूचर हायर चाहिए। अब वो हायर मैं दूँ या फिर मियाँ दे, इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड लगता है जनरेशन बाय जनरेशन इस पूरे फैमिली की प्रॉब्लम है कि मर्द यहाँ पर ऐसे ही पैदा हो जाए। एंड ऐसे भी जिस तरीके से आपने बिग अनाउंसमेंट किया, आज मैं भी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मैं अपने सारे शेयर्स आपके दूसरे ग्रैंडसन को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। एंड ये सुनते यहाँ पर तो फू की आंखें ही लाल हो जाती है। वो सूजी से कहने लग जाते कि नहीं, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा बिल्कुल नहीं कर सकती हो। तुम्हें ये भी पता है कि आखिर मैं यहाँ पर फैंग का कितना बड़ा दुश्मन हूँ। मेरे दिल में यहाँ पर फैंग के लिए क्या जगह है? सूजी कहते कि चुप करो, मैंने तुमसे एडवाइस बिल्कुल भी नहीं मानी है। एंड ग्रैंडपा शेन, रही बात आपकी, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आपका पहला ग्रैंडसन एक ऐसा ग्रैंडसन है जो कि यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छे से जानता है?
5 साल से भी ज़्यादा इसने मुझे बेवकूफ़ बना कर रखा। एंड यहाँ पर तो बस सब कुछ उस मियाँ के नाम कर रखा था। अब आप सोचिए कि अगर आप ये 20% बचे कुछ शेयर्स भी उसके नाम करते तो उसका क्या होगा? और ऐसी बातें कर कर वो लोग ग्रैंडपा को और इन्फ्लुएंस कर रहे थे ताकि फैंग के फेवर में बची कुछ चीज़ें भी वापस से लौट आए। असिस्टेंट तो यहाँ पर एग्रीमेंट लेकर खड़ा हुआ था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और एग्रीमेंट आ जाता है जिसमें साफ साफ प्रूफ बताया जाता है कि वेस्टर्न साइड की जो कंपनी है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर वो किसी और को सेल कर चुका है बिना ग्रैंडपा को भनक लगे। एंड ग्रैंडपा जब उन पेपर्स को देखते हैं तो उनका भरोसा यहाँ पर फू से कम्प्लीटली उठ जाता है। वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे समझाने का मौका दीजिए, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा अपना डिसीजन बना लेते कि वे अपने बचे कुछ शेयर्स फू को नहीं बल्कि यहाँ पर फैंग को ट्रांसफ़र करना चाहते। और ये सुनकर यहाँ पर सबसे बड़ा गुस्सा फू की मम्मा को भी आ जाता है। एंड आंटी यहाँ पर झगड़ना शुरू कर देती है कि जैसे उनकी लाइफ यहाँ पर इन सभी चीज़ों पर डिपेंड कर रही हो। एंड जब ये सब कुछ फैंग देख रहा था तो वो यही सोच रहा था कि मॉम भी ये सब कुछ देख रही होंगी, मॉम भी यहाँ पर कितनी खुश होंगी कि मैंने उनका बदला आज पूरा कर लिया है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर फैंग की मॉम उस टाइम पर डिस्ट्रॉय हुई थी, जितना उन्हें तकलीफ हुई थी, आज उससे ज़्यादा तकलीफ यहाँ पर फैंग उन्हें दे रहा है प्रेजेंट में भी। और यही प्रेजेंट उनके फ्यूचर तक जाने वाला है जो कि उनके फ्यूचर को भी डिस्ट्रॉय कर रखेगा। एंड यहाँ पर आंटी चली जाती है सूजी से रिक्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज अगर सूजी अपने नाम के शेयर्स भी फू के नाम कर देगी तो फू सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा, जो कि सूजी करने से मना कर देती है। एंड उस पार्टी से वो जाने लग जाते हैं बिकॉज अब तो उसका काम हो चुका है। एंड यहाँ पर होती है एमी, जिसे अब अपनी मम्मा की बहुत अच्छे से याद आ जाती है। एंड वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो कभी शैतानी नहीं करेगी। सूजी कहती कि देखो बेटा, बहुत देरी हो चुकी है, तुम्हें अब यहाँ पर अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं चाहिए। एमी कहती कि नहीं, मैं मियाँ आंटी के साथ नहीं जाना चाहती, वो मेरी रियल मम्मा नहीं है, वो तो मुझे बहुत मारती है और चीज़ें यहाँ वहाँ फेंकती है, वो तो बस डैड के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है और मुझे चिमटियाँ भी निकालती ताकि मैं कोई सच ना बोलूँ। एंड अब जाकर यहाँ पर फू को सभी बातें पता चलती है, लेकिन सोजी उसे एक्सेप्टेंस देने से मना कर देती है। इतने में यहाँ पर जब वो आगे बढ़ती है तब एमी के हाथों में उसके बाल रह जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, जो कि ईजिली गिर पड़ते हैं। एंड यहाँ पर तब सूजी फू से बोलती कि अब तुम्हें बिलीव हो गया कि मुझे सचमुच कैंसर है। ये बात यहाँ पर सूजी की मम्मा सुन लेती है, जो कि वहाँ पर एज अ वर्कर वर्क करने के लिए आई थी। एंड ये सुनते यहाँ पर वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। एंड वो यहाँ पर फू से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी। वो बच्ची जिसे हमने बचपन से प्रिंसेस की तरह पाला पोसा है, हमने उसे इतना बड़ा किया, इतना प्यार दिया, तुमने उसकी लाइफ पूरी बर्बाद करके रख दी है। ये सब कुछ यहाँ पर दूर से फैंग देख पा रहा था। एंड फैंग को यहाँ पर सूजी की मॉम को देखकर अपनी मॉम की याद आ जाती है कि उसकी मॉम भी इसी तरीके से यहाँ पर कितना रो रही थी उनके आखिरी समय में, जहाँ फैंग बेचारा कुछ नहीं कर पाया। वही दूसरी यहाँ पर सूजी बचे कुछ दिन अपने मॉम डैड के साथ में स्पेंड कर रही होती है। एंड उन्हें वो टेंशन लेने से मना कर दिए, बिकॉज वो उन्हें बता देती है कि वो यहाँ पर स्विच जा रही है अपनी सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए, एंड चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर है। तब वहाँ पर फैंग उससे मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो उसे सभी पैसे दे देता है। एंड यहाँ पर कुछ सब बातें थी जो वो उसे बोल नहीं पा रहा था। वो यहाँ पर सूजी से रिक्वेस्ट करता है कि तुम यहाँ पर रुककर हमारे साथ अलायंस ज्वाइन कर लो, हम आगे एक साथ मिलकर कुछ ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं और भी इंडस्ट्रीज एंड टेरिटरी को अपने हाथ कर सकते हैं, तुम्हारे मॉम डैड भी तुम पर बहुत प्राउड फील करेंगे। सूजी कहती कि नहीं, मेरी फ़िलहाल जिस तरीके की बॉडी है मैं वर्क नहीं करना प्रेफर करूँगी, मैं अपनी लाइफ जीना प्रेफर करूँगी। एंड हाँ, अगर मैं ठीक हो गई तो तुम्हारी कंपनी में मैं जॉब लेने के लिए ज़रूर आऊँगी। जिसके बाद तो यहाँ पर सूजी जाने लग जाती है। एंड यहाँ पर बेचारा सुहो उसे ज़्यादा देख ही नहीं पा रहा था। वो यहाँ पर उससे प्रॉमिस करती है कि वो वापस ज़रूर लौटेगी। एंड वो यहाँ पर सुहो को और भी स्ट्रॉन्गर बनता देखना चाहती है, जिसके ठीक 1 साल बाद यहाँ पर सूजी परफेक्टली रिकवर होकर आ जाती है। एंड उसे पिक करने के लिए यहाँ पर सुहो ही आया होता है, जो कि उसे उस इवेंट के बारे में बता रहा था जो कि फैंग ने ऑर्गेनाइज़ किया है एंड स्पेशली उसे इन्वाइट भी किया है। सूजी उस इवेंट में चली जाती है जहाँ पर फू भी मौजूद होता है, लेकिन वो सूजी से आई कॉन्टैक्ट कर ही नहीं पा रहा था। एंड यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि सूजी के जाने के बाद से सब कुछ बदल सा गया है। इनफैक्ट यहाँ पर एमी को ऑटिज़म था भी नहीं, उस समय उन्होंने एमी के ऑटिज़म को लेकर झूठ कहा था ताकि सूजी यहाँ पर पैसे जमा कर सके। बट अब इस बार सच में यहाँ पर उसे ऑटिज़म हो चुका था, जहाँ पर वो बातें तक नहीं किया करती थी। सूजी उसे मिलने के लिए घर पर जाती है। यहाँ पर एमी होती है, जो कि अपना फर्स्ट बर्थडे का वीडियो बार बार देख रही थी, क्योंकि एक वही वीडियो था जिसमें वो अपनी मॉम को देख सकती है। एंड एमी को यहाँ पर अपने किए गए सभी चीज़ों का बहुत रिग्रेट एंड गिल्ट हो रहा होता है। जब सूजी उसके पास आती है तब वो उसे मॉम भी नहीं बुला पा रही थी एंड कुछ बात भी नहीं कर पा रही थी। एंड सूजी
यहाँ पर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर तब उसे बता रहे होते कि वो बच्ची है, उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, इस वजह से वो बोल नहीं पा रही, लेकिन शायद से अगर चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई तो वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देगी। एंड सूजी यहाँ पर एमी के साथ भी टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है। वही दूसरा यहाँ पर जिस दिन वो एमी के साथ जा रही थी, उस समय यहाँ पर मिया कार से उसे टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन उस समय यहाँ पर फूब बीच में आ जाता है, जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। मिया को तो पुलिस लेकर चली जाती है और यहाँ पर सूजी उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर सिटी स्कैन करने पर पता चलता है कि फूतो को तो एक्चुअल में यहाँ पर कैंसर हो चुका है। एंड यहाँ पर आंटी यानी कि फू की मम्मा बहुत रोना धोना शुरू कर देती है। वो उस चीज़ से हील हो जाता है। वही दूसरा वो भी यहाँ पर अपनी क्योर के लिए अब्रॉड जा रहा था। वो सूजी से बस एक सवाल पूछता है कि व्हाट इफ़ यहाँ पर वो सर्जरी के बाद ठीक हो जाए, तो फिर क्या मौका है उसके पास इस फैमिली को रीस्टार्ट करने का। सूजी मना कर देती है। वो सिंपली कह देती है कि मैं एक टाइम के लिए एमी को एक्सेप्टेंस दे दूँगी, लेकिन तुम्हें कभी नहीं, बिकॉज मैं अपनी खुद की फैमिली, मेरी लव ऑफ द लाइफ सूहो के साथ मैं शुरू करने वाली हूँ। और मैं ये झूठ बिल्कुल नहीं कह रही। वो पर्सन था जो कि हमेशा मेरे साथ रहा है, हमेशा उसने मेरा साथ दिया है। अब वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, बट आई नो कि वो मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर है। एंड मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बस भुला देना चाहती हूँ, जो कि मैं भुला चुकी हूँ। वो यहाँ पर लास्ट टाइम उसे हक कर वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर होती है सूजी, जो कि यहाँ पर सूहो के साथ जा रही थी। एंड एमी ऑलमोस्ट यहाँ पर रिकवर कर रही होती है, जहाँ पर वो सूजी को पहले भी सॉरी बोल चुकी है। एंड फिलहाल यहाँ पर एज अ चाइल्ड वो अपनी गलती का एहसास कर चुकी है। एंड इसी के साथ ये ड्रामा इसी तरीके से यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बट आपको क्या लगता है, सूजी को यहाँ पर अपनी बेटी को चांस देना चाहिए था या फिर नहीं देना चाहिए था?